अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वो लोग जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने उनके लिए यहाँ पर अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन पॉइंट्स को आराम से सुनेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। नंबर 1 कि आपने सर्च कैसे करनी है स्कॉलरशिप्स अपने लिए। तो आपने सिंपल इज दैट लाइक जो भी बेस्ट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, जैसे आप फाइंड अ पीएचडी है, फाइंड अ मास्टर्स, इस तरह से स्टडी पोर्टल, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हर वक्त दुनिया में जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं कम बेश वो अपडेट होती हैं। तो आपने जस्ट उनके साथ अपने आप को अटैच करने, अगर आप मास्टर्स की ढूंढ रहे हो या पीएचडी स्कॉलरशिप्स, ये तो तरीक़ेकार है ढूंढने का। आप इसके अलावा सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स बने हुए हैं स्कॉलरशिप्स के, आप उनमें भी अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हो। और लिंक्डइन इज द मोस्ट बेस्ट, जहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज को आप फॉलो करते हो या प्रोफेसर्स को कुछ फॉलो करते हो तो उनके जो कॉन्टेक्ट्स में और लोग हैं शेयर करते हैं अपने वॉल पे, तो इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप का पता चल जाता है कि स्कॉलरशिप आई हुई है। प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, ये आप इस चीज को याद रखें, क्योंकि आपके पास जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप ढूंढनी पड़ती है, फिर आप अप्लाई करते हो, समटाइम उसकी टाइम चला जाता है, समटाइम आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो लिहाजा ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है कि आपने कभी भी, चाहे कोई भी काम हो स्कॉलरशिप के अलावा भी, हमेशा सबसे पहले ये चीज देखें कि आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं है। अब इससे क्या मुराद है मेरी? रिक्वायरमेंट से मुराद आपके गुड, एक्सीलेंट या आपका गुड स्टडी बैकग्राउंड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 80-70 प्लस आपकी परसेंटेज हो थ्रू आउट स्टडीज, और आप एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो, आपको कुछ अवार्ड्स मिले हो, या आपने अपनी लास्ट डिग्री में सबसे बेस्ट कुछ करके दिखाया हो, या इन केस लाइक आपकी जो लास्ट जो डिग्री है मास्टर्स की या जो आपने बीएस की हो वो आपकी रिसर्च बेस्ड हो, और उसमें आपने एक अच्छी रिसर्च की हो। एक अच्छी रिसर्च का मतलब है कि आप इंडिविजुअली आपने उसमें कोई भी अच्छी सी रिसर्च टॉपिक की और आपका पेपर पब्लिश्ड हो, तो ये होती है एक अच्छी बैकग्राउंड स्टडी जो कि आपको मदद देती है कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाए। एवरीथिंग फिल आउट योरसेल्फ। अब ये चौथा पॉइंट था मेरे पास यहाँ पे। एवरीथिंग फिल आउट योरसेल्फ का मतलब है कि आपने हर एक चीज़ खुद से फिल करनी है। आप जब स्कॉलरशिप ढूंढ लेते हो, आपको पता चल जाता है, तो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट खुद पढ़नी होगी पहले कि क्या उनकी डिमांड है, कितने मार्क्स चाहिए उनको, क्या स्टडी बैकग्राउंड उनको चाहिए। तो हर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें जो फिल आउट करनी होती हैं जो चीज़ें, तो उनको आप खुद फिल आउट करो। कभी भी स्कॉलरशिप आपके लिए कोई एजेंट्स काम नहीं करते। स्कॉलरशिप्स आपको खुद लाजमी फिल आउट करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बाद आपके पासिंग स्टेजेस होते हैं, आपने स्टेजेस से गुजरना होता है। मिसाल के तौर पे वो आपको काम देते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो फिर आपको वो एक पेपर भेजते हैं, आपने उसके ऊपर काम करना होता है, जस्ट टू ये शो करने के लिए कि आप उसके ऊपर पूरा उतर सकते हो और स्कॉलरशिप की आप उसको पा सकते हो, स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हो। तो आपने इसमें क्या करना होता है कि आप जब सब चीज़ खुद फिल करते हो, अपने मार्क्स, आपने क्या स्टडी की, क्या आपका क्या इंटरेस्ट है, स्कॉलरशिप आप क्यों हासिल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो। सारा कुछ खुद करने का ये मकसद होता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो उनके साथ, वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपने अगर सब कुछ खुद फिल किया होता है, आपकी सीवी खुद बनाई हुई होती है, फिर आप खुद जवाब भी दे पाते हो। अगर आप उस वक्त जवाब नहीं दे पाते तो आपका इंटरव्यू वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि आप उनको लग जाते कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, इसने ये किसी और से काम करवाया हुआ है। आप जब भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए तो कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, और कोई एजेंट दोस्त उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता। जस्ट इन केस के कुछ फॉर्म फिल करने में हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल खुद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इंटरव्यूज़ के ऊपर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए, ये वाले इंटरव्यूज़ जो है ये पाकिस्तानी इंटरव्यूज़ के जैसे बिल्कुल नहीं होते। पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं वो आपसे ना, जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे आपको कोई एग्जाम हो रहा है। तो जो बाहर के लोग, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपसे कभी भी इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि आपको भी रटा लगाने की जरूरत पड़ रही है कि यार पीछे क्या किया था मैंने, कौन से सवालों के क्या जवाब हैं, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे जेनेरिक क्वेश्चन फ्रेंडली वे में पूछते हैं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ इस चीज़ में, आपने क्यों ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, आप क्या सोचते हो आगे क्या करोगे, और आप क्यों जाना चाहते हो स्कॉलरशिप में। इस तरह के बेसिक एक्चुअली वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और आपसे रिलेटेड टू आपके जो आपने जो काम किया हुआ है ऑलरेडी स्कॉलरशिप में अपनी लास्ट डिग्री में, वो आपसे पूछेंगे। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों में परेशान नहीं होना कि यार स्कॉलरशिप का इंटरव्यू जो है वो बहुत हार्ड होगा, लोग समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेंडली होता है, और आपने भी ईजी होकर देना है। आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर स्कॉलरशिप का इंटरव्यू देते हो। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये क्वेश्चन होता है लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के दौरान कि यार मैं क्या करूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो डजेंट मैटर, आप फिर भी जो थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, आप उससे ही उनके नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर दो। आपको कोई भी इतना 30 मार बनने की या कोई इंग्लिश फ्लुएंट होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में फ्लुएंसी की ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मल आप जस्ट क्वेश्चन का आंसर दे सको, ये ज़रूरी है। वो आपके नॉलेज की कदर करते हैं, ना कि आपकी इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी, क्योंकि आप कोई वहाँ पर इंग्लिश के टीचर बनने नहीं जा रहे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से, जिनकी ईरान से आते हैं, जिनकी बिल्कुल इंग्लिश मतलब आपसे भी गोई गुजरी होगी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, वो स्कॉलरशिप की बेस्ट पर यहाँ पर आए हुए हैं और स्टाइपेंड भी ले रहे हैं। तो इंटरव्यू में आप इन चीज़ों में बिल्कुल मत घबराएं और अपने आप को डाउन भी मत करें कि यार शायद मेरा इंटरव्यू पास नहीं होगा अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद आपके पास जो मस्ट हैव गुड रिसर्च इन दी सेम फील्ड। हाँ, आपकी जो फील्ड है वो सेम होनी चाहिए जिसमें आप स्कॉलरशिप अप्लाई करो। साल के तौर पे आपने डेटा साइंस में बीएस में डेटा साइंस का सब्जेक्ट लिया और आप आगे जाके मेडिकल की फील्ड में नहीं ढूंढ सकते, या आप किसी और फील्ड में ढूंढने लग जाओ, कॉमर्स या किसी और चीज़ की फील्ड में। मिसाल के तौर पे कोई आर्डियोलॉजिस्ट हैं या इस तरह की कोई फील्ड है, या आप जो वेदर अपडेट वाले होते हैं इनकी फील्ड में ढूंढने लग जाओ, कॉमर्स की फील्ड में ढूंढने लग जाओ। तो ऐसा नहीं है, अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर ही स्कॉलरशिप को ढूंढें। इसलिए आप रिक्वायरमेंट्स को लाजमी पढ़ें किसी भी स्कॉलरशिप में जाने के लिए से पहले या अप्लाई करने से पहले। और चीज़ बहुत सारे जब वो फॉर्म देते हैं आपको, तो उसमें कहते हैं कि आप अपना जो भी आपका रिसर्च आइडिया है वो लेके आओ, आप क्या करना चाहते हो आगे। तो आप उनको यही बताओ कि यार मेरे पास अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं है, बट मुझे ये पता है कि मैं इस आइडिया पे काम करूंगा जो मैंने पिछले साल मेरा लास्ट जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया, मैं इसी को आगे लेकर चलूंगा। तो इसमें कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ के सोच रहे हो कि यार मैं क्या आइडिया लेके आऊँ या मुझे अभी काम करना है। तो आपने कहना है कि मैं उस वक्त आगे जाऊंगा स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ जब मैं मिलूंगा, तो मैं फर्दर फर्स्ट 2 और 3 मंथ्स में कोशिश करूंगा कि मैं अपना आइडिया पे काम करूं, कि मैं किस चीज़ पे काम करूंगा। मैं ये फर्दर जब मुझे मौका मिला कि एक्सेप्टेंस हो गई मेरी, तो तब मैं आगे जाकर इसमें काम करूंगा। क्योंकि आप सबसे पहले ही अगर पहले आइडिया ले आओगे तो पता चले आपको वो प्रोफेसर मिले ही नहीं जो आपके आइडिया का था, तो इस तरह से भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो लिहाजा ने आपने इसमें यही बताना है कि मेरा जो रिसर्च आइडिया है वो मैं लेटर ऑन चूज़ करूंगा, बट मुझे ये लगता है कि मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस रिसर्च फील्ड के अंदर ही रहूँगा जिस पर मैंने लास्ट टाइम काम किया, क्योंकि मेरी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और मेरा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो मेरे पास इसकी स्किल्स हैं। तो ये कच हो जाएगा। फिर उसके बाद वीज़ा जो है, वीज़ा प्रोसेस भाई इसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट एक लेटर होता है गवर्नमेंट का, या जो स्कॉलरशिप कमेटी होती है उसका लेटर होता है यूरोप से। तो आप जस्ट वीज़ा सिंपल अप्लाई करते हो। आपको इवन के अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट लाजमी करवा लो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। कुछ लोगों का वीज़ा अप्लाई हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाते हैं। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है भाई, वीज़ा के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगती अगर आपकी फुली फंडेड है। अगर पार्शियल है तो फिर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आपकी सिर्फ फीस कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपको स्टाइपेंड नहीं देंगे, तो अगर आपको स्टाइपेंड नहीं दे रहे रहने के लिए वहाँ पर, मतलब कुछ यूरोस नहीं दे रहे वो, तो फिर तो आपको 100% बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर वो नहीं दे रहे तो तब लगानी है, अगर दे रहे तो फिर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट वाली तरफ जाने की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ अपने स्टडीज़ के डॉक्यूमेंट लगाने एंड दैट्स ऑल। वैक्सीनेशन वगैरह या हेल्थ सर्टिफिकेट आपने वो लगाना है, पुलिस के क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना है, ये ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें। लेकिन कुछ कोई ना भी लगाओ तो इशू नहीं है, लेकिन ये लगा लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए और आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई थिंक यही वो मेन चीज़ है जो आपको लगानी है। और एक और चीज़, आप कभी भी जो टिकट है वो नहीं लोगे जहाज़ का जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता। तो लिहाजा आपने ये सारी चीज़ें लगानी और दे देनी अपनी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेकर। तो फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मास्टर्स में या पीएचडी में जो लोग आते हैं और यहाँ पर जब कर लेते हैं तो 60 से 80 हज़ार यूरो सालाना ये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिसका मतलब है पाकिस्तानी कम से कम 15-20 लाख कन्फर्म यहाँ पर स्टूडेंट्स जब अपनी पीएचडी मुकम्मल कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आगे जाते हैं तो इतनी उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए वहाँ से वो पाकिस्तान से ज़हीन लोगों को यहाँ पर लेके आते हैं ताकि वो इनके मुआशरे को बेहतर बनाने में इनकी मदद करें। तो इस तरीके से ये इनको भी फ़ायदा होता है और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है, और फिर वो अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं कम से कम। तो ये इनके बड़े बड़े अच्छे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों आपके पास 80 या 70+% थ्रू आउट स्टडीज़ होनी चाहिए ताकि आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो सको एज एन एप्लीकेंट उस स्कॉलरशिप के लिए। तो लिहाजा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है मैं उसका बिल्कुल अच्छे से आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे पीएचडी और मास्टर्स और पाकिस्तान से दोस्त अहबाब हैं जो कि यहाँ पर पीएचडी कर। तो आप भी अगर अप्लाई करते हो, आपकी स्टडी बैकग्राउंड अच्छा है और आपके पास पैसा नहीं है और आप गरीब हो, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि यार इसके लिए यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं चाहिए या कोई आप बैकग्राउंड आप गांव से हो या किस इलाके में रहने वाले हो या जो मतलब इस्लामाबाद नहीं है, कराची या लाहौर जैसा नहीं है, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचना। आप
बिला झिझक अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो रिक्वायरमेंट पूरी उतर रही है तो आप हमें क्वेश्चन करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, या मेरे जो सर्कल है मैं उससे पूछ के आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए पूरा उतर रहे हो रिक्वायरमेंट्स पढ़ने के बाद। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा फाइनेंस बेस्ड, जिनके पास अच्छे मार्क्स नहीं है, वो पैसा लगा के जाना चाहते हैं, तो वो क्या तरीक़ेकार हैं। और ये बहुत लेंथी टॉपिक है नेक्स्ट, तो इस पर बात करते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।